दोस्तों ये रोहित भाई है, काफ़ी डाउन टू अर्थ और हम्बल पर्सनालिटी है इनकी। पढ़े बहुत अच्छे अच्छे स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, बट हिंदी मीडियम वालों के लिए, बिहार बोर्ड वालों के लिए जो प्रिविलेज नहीं, उनके लिए काफ़ी इनके दिल में रिस्पेक्ट है और हमारी बहुत रिस्पेक्ट करी रोहित भाई ने। थैंक यू सो मच रोहित भाई। वीडियो को आप इंजॉय करो क्योंकि 3-4 पॉइंट पर्सनली मुझे बहुत इनके बेहतरीन लगे हैं। तो आप वीडियो देखोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। अभी हमारे साथ रोहित सर हैं, रोहित राज सर हैं। इनका रैंक 229 है और इनका सिलेक्शन हुआ है स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पर हुआ है। तो हम इनसे जानेंगे किस तरीके का कंटेंट था। और मैं एक बात बता दूं, मतलब इनका जो लगाव रहा है बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट से रहा है। तो हम इनसे बेसिकली ये जानने की कोशिश करेंगे, अभी आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर उस तरीके का आपका स्कूलिंग नहीं हुआ है। सबसे पहले सर आप कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सर। तो अपने बारे में थोड़ा पहले बता दीजिए आप हमें। मेरा नाम रोहित राज है। मैंने अभी 17वीं बीपीएससी में 229 रैंक प्राप्त किया है और मुझे स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर का पोस्ट अलॉट हुआ है। मैंने स्कूलिंग 10th मेरी डॉन बॉस्को एकेडमी से हुई है पटना, और 12वीं मैंने सेंट माइकल हाई स्कूल पटना से की है। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, और उसके बाद से मैं 2 साल अपने काम में था। फिर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, और अब जाके 69th में मेरा इंटरव्यू कॉल आया था। कितने लेकिन नंबर से रह गए थे उसमें? 6 नंबर से मेरा फाइनल मेरिट आउट हो गया था, और अभी 17वीं बीपीएससी में 229। कब आपने सोचा कि प्रिपरेशन कर ली है इसकी? मैंने जब मैं कोरोना काल जब आया था तो मैं थोड़ा वो उस समय इंस्टाग्राम या फिर टिकटॉक बोले, यूट्यूब बोले, तो उस समय थोड़ा रील्स वील्स देख के मुझे भी लगा घर पे कि बैठे बैठे। अब कुछ तैयारी किया जाए कुछ जैसे। और बिहार में है, आप माँ बाप का एक्सपेक्टेशंस है कि यूपीएससी बीपीएससी करे, तो फिर उसके बाद से मैंने तैयारी करना स्टार्ट की। ओके, फैमिली बैकग्राउंड में क्या रहा है, इसके अलावा जो पढ़ाई लिखाई का इन्वायरमेंट है, इंडियंस की जो भी हो, वो किस तरीके का रहा है? फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है मेरे। मम्मी पापा का काफ़ी योगदान रहा है, और मेरे भाई, बड़े भाई हैं जो अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं, उनका काफ़ी योगदान रहा है मेरे सफलता में, और मेरी बहन का भी। तो फैमिली काफ़ी सपोर्टिव, मुझे हेल्प मिला है, और ऐसा कभी वो प्रेशर नहीं किया गया कि अगर ये नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा तुम्हारी ज़िंदगी में जैसे। तो उस साइड से मैं काफ़ी रिलैक्स फील करता था। कोचिंग वगैरह लिया आपने? कोचिंग मैंने ली है ऑनलाइन। ऑनलाइन लिया आपने? ऑनलाइन मैंने कोई प्रॉपर कोई बैच अपने फाउंडेशन वगैरह का नहीं लिया? नहीं, वैसा कोई प्रॉपर फाउंडेशन मैंने लिया। मैं कोचिंग ऑनलाइन लेता था, उनके फिर नोट्स देखता था, अपने नोट्स बनाता था। दिल्ली में जब आप थे, आपने ऐसा बताया कि ग्रेजुएशन आपने ड्यू से किया है, तो उसके बाद में आपने वहाँ पे डिसाइड करा होगा, वहीं से आपने स्टार्ट कर दिया? नहीं, वहाँ नहीं डिसाइड किया। जब मैं पटना आ गया था, वो 2019 में ग्रेजुएशन। अच्छा, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो तो ही कोरोना वाले टाइम में? कोरोना काल से कि मैं मैंने रील्स वाला मोटिवेशन आपके अंदर आया? रील्स मोटिवेशन नहीं था, शॉर्ट्स मतलब वाला एक था कि आ, मुझे मेरे पास 2 ऑप्शन थे उस टाइम कि या तो मैं अब्रॉड जाऊँ, फॉरेन जाऊँ, या फिर मैं इंडिया में ही रह के लोगों का थोड़ा वो होता है कि सोसाइटी मुझे सोसाइटी में पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोशोलॉजी ऑप्शनल भी रख रखा। तो काफ़ी डिटेल में सोसाइटी के मैंने पढ़ा है, लोगों को क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद मुझे लगा कि अगर ये भी एक कंट्रीब्यूट करने का जरिया है सोसाइटी को, इसलिए मैंने फिर इसको ऑप्ट किया। ओके, आप इतने अच्छे अच्छे जगह पे जाकर आपने पढ़ाई करा, कैसे आप देखते हैं, मतलब कि आप तो, सबको ये प्रिविलेज नहीं है जो मेरे और बाकी प्रिविलेज और जैसे इंस्टीट्यूट से मैंने पढ़ा, तो मेरा मानना है कि हाँ, एक तो है कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ का माहौल आपको काफ़ी सपोर्टिव मिलता है, लोग दोस्त जो आपके हैं वैसे ही आपको थोड़ा लगता है कि हाँ, ये भी उसी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उसी नॉलेज को शेयर करें, तो वो तो एक इन्वायरमेंट बना रहता है। लेकिन मेरा मानना है कि ये एग्ज़ाम काफ़ी एक लंबा प्रोसेस है। अगर आप सोचोगे कि आप पहले क्या कर रखे हो, उस ईगो के साथ आओगे, तो ये एग्ज़ाम आपको फिर हम्बल रखना सिखा देता है। मतलब इंस्टीट्यूट फिर वहाँ मायने नहीं रखता? नहीं, फिर उसके बाद फिर आपकी मेहनत और आप कितना लगन के साथ उस मेहनत को कर रहे हैं, वो फिर मैटर करता है। मतलब आप पहले पास्ट में कैसे थे, क्या इंस्टीट्यूशन था आपका, कैसे थे? ज़्यादा मैंने असर करता है लेकिन कुछ हद तक। हाँ, वो तो है। जैसे 10वीं मेरे 90% नंबर थे, 12वीं में मेरे 95 आए, और ग्रेजुएशन में मेरे नंबर अच्छे थे, मतलब टॉप। फिर भी 3 अटेम्प्ट लगा ना? हाँ, फिर मुझे 3 अटेम्प्ट लगा, क्योंकि वही मैं बता रहा था कि आप इस एग्ज़ाम में आपको लगेगा कि आप पहले से बहुत कुछ करके आओ, कभी आपने फेलियर देखा नहीं है, लेकिन ये ऐसा एग्ज़ाम नहीं है। कभी फेलियरिटी मिल सकता है। कभी भी, और आपको उससे सीखना पड़ेगा, हर बार आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, और यही है, अपना सर नीचे झुका कर आप मेहनत करते रहो और अपने आप को ओवरकम करते रहो, जो भी आपकी कमियां हैं, तब आप एक दिन सफल हो जाओगे। ठीक है, तो आप कब से जब तैयारी करना आपने स्टार्ट करा,
तो कंटेंट वगैरह किस तरीके थे, यूट्यूब वगैरह से सिर्फ अपने वीडियोज वगैरह देखा या फिर मार्केट से कुछ कंटेंट अपने उठाया, और या फिर कोई क्लास वगैरह का, मतलब क्लास तो आपने बताया कि प्रॉपर नहीं लिया आपने, लेकिन कोई क्रैश कोर्स टाइप, हाँ शॉर्ट जी। कोर्स टाइप हाँ ऐसा जी। कुछ बताइए उसके बारे में। तो जब मैं इस प्रिपरेशन में आया तो टॉपर्स वीडियोस देखता था मैं कि टॉपर स्टॉक खूब देखे हैं। हाँ, वो देखा मैंने कि ऐसा क्या कर रहे हैं वो जो जिनके कारण उनको सफलता मिल रही है। तो सबसे पहला जो मैंने नोटिस किया कि वो बोलते कि PYQs आप एनालाइज करना सीखिए, कि आप अगर PYQs एनालाइज कर पा रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या टॉपिक्स है, किस थीम से क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने PYQs एनालाइज किए। फिर मैंने जो भी बेसिक बुक है, जो रेफरेंस बुक है, उनका मैंने वो नोट्स बनाया खुद से, क्योंकि मेरे से 900 पन्ने का कोई भी बुक नॉर्मली होता है, तो मैं 10 बार वो 900 पन्ने का बुक नहीं पढ़ पाता हूँ। तो मैंने उसको अपने शॉर्ट आंसर नोट्स बनाए। 900 मतलब पन्ने का बुक आप जैसे बता रहे हैं, तो वो कितने पेज में आप वो बना मैंने देते फिर 50-60 पन्ने में मैंने उसको कंपाइल कर लिया नोट्स। और वो नोट्स बनाने के पीछे सबसे जो है वो PYQs है, क्योंकि आप नोट्स बनाने बैठोगे तो आपको लगेगा कि सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप PYQs देखो, थीम पकड़ो। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप, मतलब कि PYQ से ही पता चलेगा, हाँ जी, नहीं तो आप नोट्स आपको लगेगा कि ये भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है, आइडिया ही नहीं डेवलप होगा। आइडिया ही नहीं डेवलप हो जाएगा। तो आपको PYQs पे फोकस बहुत करना पड़ेगा। मॉक्स तो बाद में आते हैं। अभी मतलब मैं बता दूं आपको कि इतना मैंने इंटरव्यू करा है, नोट्स की बात आती है तो आज तक किसी ने, मतलब अभी तक जितना मैंने किया, मैंने नहीं सुना किसी के मुंह से कि PYQ यदि देखोगे तो नोट्स बनाने की एबिलिटी बहुत टॉप क्लास की हो जाएगी। जी। आपको फिर किसी की नोट्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नोट्स कैसे बनाया जाए, है ना, जी, क्योंकि PYQ में सारा कुछ है, 5-7 साल 10 साल का देख लिए तो। इसलिए आप किसी भी टॉपर से पूछोगे तो वो बोलते हैं कि सबका अपना फॉर्मूला हाँ, होता है अपना top। फॉर्मूला नोट्स, आप किसी का नोट्स पढ़ के नहीं हाँ, किसी का नोट्स आप पढ़ भी नहीं सकते हाँ, इस तो तरीके से फिर लिखा हुआ है। वैसे ही नोट्स बनते हैं। अगर आप PYQs आपको कमांड है, आपको पता है क्या क्या आने वाले हैं, तो आप बहुत अच्छा नोट्स अपना रिफाइन कर सकते हो। क्योंकि आप बार बार 900 पन्ने का किताब पलटना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 50-60 पन्ने तो आप पलट ही सकते हो एग्जाम से पहले। आपने UPSC के लिए प्रिपरेशन किया था। हाँ जी। एक चीज़ हम और मतलब गौर कर रहे हैं, हम जहाँ भी अभी मतलब इंटरव्यू कर रहे हैं UPSC में, जो भी सिलेक्टेड लोग हैं, तो उनका मतलब UPSC के रास्ते से चल के और फिर BPSC की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? मान गए कोई एस्पिरेंट्स है यहाँ के रिमोट एरियाज में रह रहा है, गाँव में रह रहा है, उस वो UPSC का कोर्स नहीं ले सकता, यही मान के चले कि UPSC का कोर्स वो नहीं ले सकता सब कोई। दिल्ली में जाके, अभी पटना में तो ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं है जो UPSC का मतलब उस तरीके का, उस लेवल कंटेंट दे। BPSC का तो है, तो मतलब उसकी तो मजबूरी हो जाएगी फिर तो, कि भाई ऐसा हो गया कि भाई UPSC पढ़ के तब फिर BPSC में जाना है, तो फिर वो क्या करेगा? नहीं, मेरे ख्याल से किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर आप BPSC करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट BPSC का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको इसके लिए UPSC करना पड़ेगा। बहुत बच्चे करते हैं, क्योंकि पहला तो जो एम होता है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएं, UPSC, इसलिए मतलब वही कि ताड़ पे चढ़े तो हाँ खजूर जी, पे गिर के लड़े। पहले तो हम UPSC ही करेंगे। लेकिन अगर आप सेलेक्टिव प्रिपरेशन करो एग्जामिनेशन, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो BPSC ही बस देते हैं, UPPCS देते हैं, तो हर एग्जाम अलग डिमांड करता है, थोड़ा बहुत ही अलग करता है। UPSC लोग इसलिए कर लेते हैं क्योंकि बहुत सिलेबस ओवरलैप होता है, हाँ। तो उसके लिए आसान थोड़ा हो जाता है। लेकिन अगर आप BPSC भी करना चाहते हो, आप डायरेक्ट कर सकते हो। आपको बस वही PYQ समझने हैं, थीम समझने हैं, टॉपिक समझने हैं, उसके अकॉर्डिंग नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और आपका तैयार है आपका कंटेंट। मतलब UPSC जो करा था थोड़ा उसकी रिचनेस बढ़ हाँ, जाती है। उसकी है कि वो पहले उतना Men's डिटेल में वगैरह पढ़ चुका है, वो आंसर राइटिंग करके बैठा है, तो वो थोड़ा हेल्प मिल जाता है। ओके। अब एक जो BPSC एग्जाम ले रहा है, चाहे मेंस के लेवल पे हो चाहे प्रीलिम्स के लेवल पे हो, पहले हम प्रीलिम्स की बात कर देते हैं, तो वो जो उसके अंदर एक तरीके से इवॉल्व जो वाली कंडीशन बनी हुई है कि हमेशा कुछ, हर साल कुछ ना कुछ हो रहा है चेंजेज। पहले वो आया, आया, फिर हटाया गया, उसके बाद में आपका ये कंसेप्चुअल टाइप के आ गए स्टेटमेंट बेस, फिर से ही इंट्रोड्यूस हो गया, है ना। तो ये कैसे देख रहे हैं आप इसको, कैसे उसको टैकल किया जा सकता है एडजस्टमेंट? मेरा मानना है कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, और आपको, मेरा मानना है कि जो अडेप्टिबिलिटी जो वर्ड है, कि आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करना ही चाहिए। क्योंकि आप पहले देखोगे 90s में कुछ और एग्जामिनेशन का पैटर्न था, वहाँ भी चेंज हुआ, फिर 2000 में कुछ और हुआ, तो ये हर साल, ये हर डेकेड में आपका चेंज हाँ, होना जब ही है। दुनिया ट्रांसफॉर्म हुई तो एग्जाम भी तो जी, ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ही। आपको अडेप्ट करना, आप एज ए स्टूडेंट आप कुछ कर नहीं सकते हो। अब वही मैं बोला कि आपको अडेप्ट करना है, अपना मेहनत करना है, और क्योंकि
आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, करने वाले तो हैं ही। दुनिया में हाँ बहुत यहाँ है भाई, इंडिया में जिनको IAS IPS बनने का है वो हाँ करेंगे ही। जी, तो फिर वही है कि आपको अडेप्टेबिलिटी, आप रिजिड हो जाइएगा, नहीं ऐसा ही पैटर्न आना है, तो फिर वो दिक्कत का बात हो सकता है। मतलब आप बहुत प्यार से उसको ले लेना है, हाँ मतलब जी, एक्सेप्ट हाँ कर जी, देना है। आपके पास कोई और ऑप्शन है ऑप्शन नहीं, नहीं है। आपको जो जैसा क्वेश्चन आ रहा है आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार हाँ, करना ही वो उसके पड़ेगा। अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी हाँ बना के जी। सारी चीज़ कर लेंगे। ठीक है सर, मेंस की बात करिए तो मेंस में जो आंसर राइटिंग है वो वही इम्पोर्टेंट है, सबसे हाँ बड़ी जी, हाँ बात है। जी। बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि उनके पास नॉलेज होता है जैसे कि, लेकिन वो उतार नहीं पाते हैं कॉपी जी। पे, है ना। तो वो उस समस्या को कैसे देखते हैं, वो कैसे एड्रेस किया जा सकता है, और आपका बेसिकली किस तरीके का वो रहा प्लान आंसर राइटिंग को इम्प्रूवमेंट। देखिए जाहिर सी बात है कि आप 3 अटेम्प्ट दिए आपने जी, BPSC में, जी। तीनों बार आपने प्रीलिम्स क्वालिफाइड किया। हाँ जी, नहीं 67 मैंने 2 नंबर से रह गया था, 69 मैंने इंटरव्यू दिया, ठीक, 70। हाँ दिया आपने। तो मेंस में भी कहीं ना कहीं मार्क्स कम हाँ आया जी, है, हाँ जी, तो हाँ अभी आप इम्प्रूवमेंट करके आप लेवल 9 पे आ गए जी, हैं। हाँ जी। तो किस तरीके से वो सारा चीज़ें जो है होगा। बीपीएससी में देखें तो हमारा जो मेंस है वो 3 मेन सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, एसए, GS1 और GS2। तो एसए के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे अगर आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना आता है तो आप ऐसे में टॉपिक्स, रिपीटेटिव टॉपिक्स होते हैं, मेनली आपके 20-30 टॉपिक्स है, जैसे हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया है, एनवायरनमेंट हो गया, करप्शन हो गया, एजुकेशन वगैरह सब। एजुकेशन हो गया। तो आप क्या कर सकते हो अपना टाइम बचाने के लिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में तो आप चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हो। बहुत सारे स्टोरीज हैं, एनेक्डोट्स है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो, बहुत सारे कोटेशन आप ले सकते हो जो एक जगह आपको मिल जाएगा, वो आप कंपाइल कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन काफ़ी आसान हो जाएगा, आपको डिफरेंट सोर्सेज पे आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो आप चैट जीपीटी का बहुत, मैंने भी यूज़ किया ऐसे के लिए कि कैसे मैं स्टोरी के साथ स्टार्ट करूँ, कैसे उसको कंक्लूड करूँ। तो वो आप प्रॉम्प्ट अच्छे से डालोगे तो आपको अच्छा, वो काफ़ी एनरिच्ड आंसर हाँ आपको हाँ मिल हाँ, जाएगा। फ्री वाला में भी इवन बहुत अच्छा हाँ आंसर जी, मिल फ्री जाता है। फ्री में ही, मैंने तो फ्री किया ही यूज़ किया है, तो काफ़ी हेल्पफुल है। क्योंकि अब जैसे वही बात है कि अडेप्टिबिलिटी का बात है, हमें भी थोड़ा, अगर आप, अब तो मुझे लगता है स्मार्टफोन काफ़ी लोगों के पास है। हाँ सबके पास है, हाँ काफ़ी लोग के पास है, सबके पास हाँ ही जी, है। तो आप चैट जीपीटी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसका भी मैंने लिया है। अब सबका अपना अपना वही स्टोरीज नहीं है, तो सबका अच्छी सक्सेस बात है होटल कि है। भाई रिसोर्सेज जब फ्री में हाँ, अवेलेबल है, तो इंटरनेट आप है, तो यूज़ आप कर लीजिए। सकते हो। उसके बाद GS1 में आता हूँ, तो GS1 में क्या है कि हिस्ट्री का जो पार्ट है वो भी 20-30 क्वेश्चन रिपीटेटिव है जो हर साल आते हैं। तो आप क्या करो कि जैसे मैं क्या करता था कि पॉइंट वाइज में आंसर लिखता था। जैसे 8 नंबर के क्वेश्चन है तो मैं 8 पॉइंट सोचता था कि कॉपी में दिखने चाहिए मेरे, और जैसे 38 नंबर का क्वेश्चन है तो मेरे 26-27 पॉइंट आ जाएं। तो पैराग्राफ में लिखने से बचता था क्योंकि वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है पैराग्राफ में नहीं लिखते हैं। नहीं, पैराग्राफ में पॉइंट वाइज, अब पैराग्राफ में फिर बच्चों में लगता है कि पेज भी भरना है, तो फिर बड़ा बड़ा वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं, गैप दे, कंटेंट आता नहीं उसमें। कंटेंट होता है। तो आप पॉइंट वाइज में है कि आपका कंटेंट भी है, आपका पेज भी भर रहा है। तो ये इससे पॉइंट वाइज लिखने से ये दोनों आपको फायदा मिल सकता है। एक्स्ट्रा इम्पैक्ट डालने हाँ के जी, लिए क्या उसमें क्योंकि वो फिर करना होता आपको खोजना नहीं है एग्जामिनर को कि ये पॉइंट है या नहीं, वहाँ तो डायरेक्ट आप अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दियो, तो वो देखेगा आपका वो कीवर्ड्स है वहाँ पे, तो उस पर आपके मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा कीवर्ड्स जो आपने बताया, तो कीवर्ड्स पे ही ध्यान जाता है, जाहिर सी बात है, जो हाँ जी, एग्जामिनर जो चेक करता है। अंडरलाइन किया करते थे अंडरलाइनिंग अगर आपके पास टाइम है तो कर दो, तो आप कर लो, अगर नहीं है तो और कोई ज़्यादा दिक्कत। बेटर है ना? हाँ, नहीं अगर तो कोई आपके बात पास लग रहा है कि अभी मेरा सफिशिएंट टाइम, मेरा पेपर हो जाएगा, क्योंकि मेंस में तो वही स्पीड का ही है, और अपने आंसर को कैसे एनरिच कर सकते हैं, यही गेम है मेंस में। ओके। आप ये बताइए जैसे कि आपने कहा कि रिवीजन वाला आपने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन करा था, कैसे रिवाइज करो सारी चीज़ें। तो रिवीजन करने का आपका तरीका क्या था, और किस तरीके से रिवीजन करा जाए तो ज़्यादा समय तक मतलब हम कैरी कर सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में, उसको कॉपी तक पहुंचा सकते हैं। तो जैसे मैं क्या करता था कि जो रेफरेंस बुक है तो उसके मैं पॉइंट्स, अपने समराइज नोट्स हैं, तो मेरे नोट्स में क्या, वही जैसे आपने कीवर्ड्स का मैंने जिक्र किया कि वो कीवर्ड्स बस मेरे नोट्स में रहते हैं। उसके बाद मैंने वो 2-3 बार पढ़ चुका हूँ, उसके बारे में जानता हूँ, तो मैं उसको एक्सपैंड कर सकता हूँ। तो मैं सेंटेंस तो बन ही जाएगा। सेंटेंस आप फॉर्म कर लोगे अगर आप थोड़ा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, रिग्रेस कर रहे हो, मतलब बहुत सारे टेस्ट लगा रखे हो, तो उसके बाद आपको एक्सपैंड करने में मुश्किल नहीं मिलता है। तो आप जल्दी से अगर रिवीजन करना चाहते हो, वो कीवर्ड्स आप बस मन में रखें और उस पे उसको आंसर में अपने डालें, और आप उसको एक्सपैंड करके आपका आंसर फॉर्म हो जाएगा, और काफ़ी एनरिच आंसर आपका फॉर्म हो सकता है। ये बहुत मतलब कि आप बेहतरीन बात बताया आपने कि आपको सेंटेंस नहीं याद करना जी, है, कीवर्ड्स क्योंकि याद करो आप बस। नहीं पूरा सेंटेंस तो नहीं बनाओगे याद ही, कर क्योंकि सकते हो। अगर आप उसको याद करने चल जाओगे तो फिर सेंटेंस कहाँ से याद होगा, वही, किसी तो की बस की फिर बात आप नहीं है।
कीवर्ड्स पे ही फोकस कर सकते हो। कीवर्ड्स रहेगा भी लंबे समय तक कीवर्ड्स क्योंकि यूनिक वर्ड हाँ है। जी, एक वर्ड ही तो डालना है आपको। आप जैसे अब 8 पॉइंट्स है आपके पास, 8 ही कीवर्ड्स तो आपको याद करने हैं। ऐसे आप देखने जाओगे तो हजारों मिल जाएंगे, तो वही है। ठीक है, देखिए अभी 70th बीपीएससी का जो रिजल्ट आया इसमें इंग्लिश मीडियम, मैंने बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, पर्सनल नहीं कहेंगे, मतलब कि दो खेमे में है, मतलब उस तरीके से 70th बीपीएससी का रिजल्ट इंग्लिश मीडियम का अच्छा रिजल्ट आया। हिंदी मीडियम वाले उदास है, रो रहे हैं, मतलब कि वही कह सकते हैं ना। और 69th में जिस समय रिजल्ट आया था उसमें 1 to 10 तक कोई इंग्लिश वाला नहीं था। तो हमने इस पर बात भी किया था, मतलब मैं पर्सनली बात किया था इस पर कि भाई एक साल में या तो इंग्लिश मीडियम वाले बहुत इंटेलिजेंट हो गए और हिंदी वाले एकदम गोबर गणेश हो गए, है ना। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप सिस्टम पे ब्लेम करो, लेकिन जो एस्पिरेंट्स हैं, आपने भी चीज़ को महसूस किया 69th में, है ना। तो एस्पिरेंट जो है डिमोटिवेट हो गए, आप लोग पिछले साल हुए थे, इस साल हिंदी वाले हो गए, तो क्या कहना चाहोगे आप इसमें? देखिए, जब रिजल्ट नहीं होता है तो बुरा तो लगता ही है। आप मैं इस चीज़ का पहले झेल चुका हूँ, जब मेरा 69 में 6 नंबर से मैं फाइनल मेरिट में नंबर नहीं आ पाया। लेकिन हम अपने लाइफ में जो चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं उसी को हम कंट्रोल पे हम फोकस कर सकते हैं। कमीशन जाकर आप लड़ नहीं सकते जी, हम अनकंट्रोलेबल्स को अगर फोकस करेंगे, उसको भी कंट्रोल करना, तो फिर जो हमारा जो मेन टॉपिक है, जो एनर्जी है, जो हमें एग्ज़ाम निकालना है, उससे हम अपना फोकस हटा लेंगे। तो वही है, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा, तो क्रिकेट खेलते हैं? हाँ जी। तो मैं MS धोनी का वही बात याद करता हूँ कि आप वही चीज़ कंट्रोल कर सकते हो जो आपके कंट्रोल में है। अब अगर आप अनकंट्रोलेबल फोकस करने जाओगे, आप बेसिक चीज़ें सही करो, जो बेसिक प्रोसेस है अगर आप सही कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगे लाइफ में। और इन सब चीज़ों पे थोड़ा तो लगता है बुरा, लेकिन आपको ऊपर कैसे कम बैक करना, ये एग्ज़ाम जर्नी ये भी सिखाती है। मतलब उसी में आपको अपने आप को बेस्ट करके वो कर लेना है। हाँ, आपसे फिर जैसे आपने बताया कि आपका जो बेस रहा है काफ़ी बढ़िया रहा है, हर कोई है नहीं उस तरीके का, है ना। तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? उनके लिए यही कहूँगा कि आप आइसोलेट मत हो अपने लाइफ में। अगर आपको लगेगा कि आप दुनिया छोड़ के आप तैयारी कर रहे हो तो आप और प्रेशर ले रहे हो अपने आप को ये मत सोचो कि ये एग्ज़ाम सबसे सुप्रीम है, यही है यही है ज़िंदगी। और अपने आप को खुश रखिए। मतलब मैं मानता हूँ इस फेज़ में ऐसा बोलना आसान है मेरे लिए अभी, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन मैंने इस बात को फील किया है कि अगर आप आइसोलेट हो जाओगे तो आपको और प्रेशर लगेगा कि मुझे अब तो ये करना ही है। लेकिन अगर आपके पास चंद लोग भी हैं, जो माँ बाप ही हो गए, भाई बहन, या कुछ दोस्त हैं जो इसके साथ आप हंस खेल सकते हैं, उनके साथ आप वक्त बिताइए। आप इस एग्जाम को इतना हाइप मत कीजिए अपने लाइफ में। सोसाइटी में हाइप लोगों ने बनाया है एक्चुअली। आप और ऐसा कोई हाइप है नहीं, आपको फिर बाद में पता चलता है कि ये जो क्रिएट किया गया है बस एक माहौल बनाने के लिए किया गया है। ये खासकर इंटरनेट के दुनिया में, रील्स के दुनिया में, ये जिसको ग्लोरीफाई किया जाता है, सही कह रहे हैं। वो आप उस पर मत जाइए और रियलिटी में जिए। सपने की दुनिया से ये नहीं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। हम इस भाव से यदि कोई प्रिपरेशन करे एस्पिरेंट्स, तो नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, दूसरा है बहुत कुछ करने के लिए, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है ना। सर मैं चाहूँगा आपसे कि जो भी एस्पिरेंट्स आपको अभी सुन रहे हैं उनके लिए आप अपनी पूरी जर्नी में 2-3 चीज़ें आप बताना चाहो किसी भी लेवल पे, चाहे वो आपके पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, जो भी हो, एग्जाम पैटर्न जो भी, सर उसको आप साझा करें, 2-3 टिप्स दीजिए। मतलब पहला तो टिप्स है कि आप शॉर्टकट के पीछे मत भागो। आप बहुत सारे PDFs आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हैं, जो आप बोलेंगे कि ये मेरे नोट्स पढ़ लो आपका हो जाएगा, ये क्रैश कोर्स कर लो ये हो जाएगा। नहीं, ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है। आपको डिटेल आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको रीजनिंग एबिलिटी जो आपकी है कि आप क्या सोच सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, आप फॉर एंड अगेंस्ट रहिए, रिजिड मत रहिए कि अगर हम हैं पक्ष में तो पक्ष में ही ज़िंदगी भर रहेंगे, विपक्ष में तो नहीं। आपको दोनों साइड से आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा। दोनों साइड से अपना मेंटल जो होराइजन है उसको आपको ब्रॉडन करना बहुत ज़रूरी है। और रेफरेंस बुक को आप देखिए, उसके नोट्स बनाइए, उसको बार बार पढ़िए, ताकि जो आपका सोचने का एबिलिटी और बढ़े। और इस एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस में है कि आप अपने जो नोट्स हैं उसको तो बार बार रिवाइज कीजिए। उसके अलावा ईगो जो है कि मैं तो सबसे तेज हूँ, मेरे से अच्छा कौन लिख सकता है। क्लास में यदि आप टॉप कर रहे हैं टेस्ट सीरीज में, तो इसका मतलब नहीं कि आप निकाल लेंगे। हाँ जी, ये हमने देखा है इस बार, क्योंकि वो एक दिन की बात है। प्रीलिम्स एक दिन का होता है। अगर आपका दिन उस दिन अच्छा गया तो आप बहुत अच्छा, अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हो गया कि आपका
दिन आपका ख़राब हो गया तो आप ईगो को साइड रखिए, आप बस अपना हम्बल Humble रहिए रहिए, और down to मेहनत earth, करते रहिए और बस आप सफलता पालोगे। आज नहीं मिल रहा है लेकिन इसका ये मतलब कि आप काबिल नहीं, हम भी जो सिलेक्टेड वो एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है, हम लोग भी एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं जो थोड़ा अपनी मेहनत और थोड़ा लक के बदौलत, क्योंकि एग्जाम 80% मेहनत और 20% हाँ लक हाँ, है। लक 1% लोग कहता है सक्सेस में, लेकिन इसमें 20% का है, इस बात से मैं सहमत हूँ, है ना। तो मुझे लगा कमोबेश और कुछ आप ऐड करना चाहते हैं कि आपकी तरफ से कुछ कहना हो, कि सारा कुछ हो गया मतलब। नहीं, अब तो यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट फ्यूचर एग्जामिनेशंस के लिए। आप जो भी आप चाह रहे हो लाइफ में आपको मिले, और रिलैक्स रहिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए, इस एग्जामिनेशन प्रोसेस को आप एंजॉय करते हुए आगे बढ़िए तो सही होगा। थैंक यू सो मच। इन्होंने मुझे एक्चुअली इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि भैया सिलेक्टेड एंड गॉट रैंक 229 एंड सर्विस एलोकेशन, स्टेट टैक्स। हाँ, स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर। तो मैं इस समय दिल्ली में था, तो आए तो फिर हमने संपर्क किया, तो आज हम इनसे मिले, और इनकी 3-4 बातें मुझे पर्सनली मतलब मुझे अच्छी लगी है। मैं जनरली इससे कहता नहीं हूँ, इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स का हम इंटरव्यू किए हैं, IAS से लेकर IPS या फिर PCS ऑफिसर जो हैं, लेकिन इनकी 3-4 बातें मुझे अच्छी लगी है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जैसे कि उन्होंने कहा कि नोट्स पढ़ेंगे तो ही आपके अंदर एबिलिटी आएगी कि सॉरी PYQ, तभी आपके अंदर एबिलिटी आएगी कि आप किस तरीके से नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा ईगो की जो बात है ना, कि आप यदि मान के क्लास टॉप कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज टॉप कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। हो सकता है कि आप लिस्ट में ही ना हो, तो फिर उसको आगे लेके मेंटली उसको प्रेशर नहीं लेके चलना। तो सब बातें सीखने वाली है, और किस तरीके से प्रिपरेशन करना है अपनी जर्नी में उन्होंने साझा किया। सर डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीखे हैं, तो इस वीडियो को लाइक या शेयर के चैनल सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।